स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। स्टे विद द एविडेंस, एविडेंस के साथ रहो। ऑन द बैन ऑन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि FDC फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कुछ ऐसी दवाइयां होती है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा तरह के ड्रग्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। 2 या 2 से ज्यादा तरह की दवाइयां होती हैं और एक ही कैप्सूल या टैबलेट, ठीक है, में वो समाहित होती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक पेशेंट को एक ही बार में एक ही कैप्सूल लेकर वो 2, 4, 5 जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रग्स हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब का फायदा एक ही बार में मिल जाता है। एक बार में एक पर्टिकुलर रेशो में वो सारी कंबाइन होती हैं, वो सारे अलग अलग ड्रग्स जो हैं। और इससे ये फायदा होता है कि एक पेशेंट को एक ही बार में अलग अलग तरह की वो चीज़ें मिल जाती हैं और उसको कम पिल्स लेनी पड़ती हैं। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस एक ही पिल में मिल जाते हैं, तो पिल्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो पेशेंट बहुत आसानी से ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं इस तरह के, उनसे कंप्लाई कर सकता है। इस तरह का ट्रीटमेंट वो आसानी से चला सकता है, रेगुलरिटी मेंटेन कर सकता है, पिल्स उसको कम लेनी पड़ेंगी। कुछ क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कि हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, इस तरह के डिजीजेज में ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स काम आती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं जो सही नहीं हैं, उनके ऊपर बैन लगा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टे विद द एविडेंस। एविडेंस मतलब साइंस का एविडेंस। कुछ स्टडीज की जाती है, रिसर्च की जाती है और बहुत सारे एनालिसिस के बाद पता चलता है कि ये फायदा हो रहा है इसका, ये नुकसान हो रहा है। तो जो साइंटिफिकली हमें साइंटिफिकली रिसर्च करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो एविडेंस हमारे सामने आते हैं, उसके साथ चलना चाहिए। जैसा साइंस हमें इशारा कर रही है उसके हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा यहाँ पर है। टाइटल का मीनिंग आपको समझ में आया। यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है बैन। बैन किस पे लगा हुआ है वो बताने के लिए एक और ऑन प्रेपोजिशन आ गई, ये लगा है FDC पे। और FDC यहाँ पे पूरा नाउन मॉडिफायर हो गया ड्रग्स के लिए, कि किस प्रकार इन ड्रग्स पे बैन लगा है और ये FDC वाली ड्रग्स हैं। अब देखो, द कैरेक्टर ऑफ साइंस लीन्स टू ओपननेस टू न्यू एविडेंस एंड इमर्जिंग फैक्ट्स। देखो, कैरेक्टर से यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, साइंस का कैरेक्टर यानी साइंस का नेचर, साइंस की टेंडेंसी। विज्ञान नेचुरली ही क्या करता है, लीन करता है, मतलब इसका रुझान होता है। ये नॉर्मली इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि ओपननेस की तरफ इसका रुझान होता है। मतलब साइंस हमेशा ना ओपन रहती है, साइंस हमेशा चेंजेस के लिए ओपन रहती है। जो न्यू फाइंडिंग्स होंगी, न्यू रिसर्च की जाएगी, उसके जो एविडेंस आएंगे, उसके आधार पे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं और आगे काम करना होता है। तो साइंस ऐसी होती है, साइंस का नेचर ही ओपननेस होता है। टू न्यू एविडेंस, देखो कॉलम लगा के आगे बताया है कि किससे ओपन रहती है वो। टू न्यू एविडेंस एंड इमर्जिंग फैक्ट्स, जो अलग अलग फैक्ट्स इमर्ज करके आते हैं। कोई चीज इमर्ज करती है मतलब वो निकल के आती है, कहीं से सामने निकल के आती है, तो इसको कहते हैं किसी चीज का इमर्ज करना। इसका मतलब है साइंस हमेशा एक्सेप्ट करती है नए एविडेंस को, नए नए फैक्ट्स को जो डिस्कवर किए गए हैं, और जो पुरानी थ्योरीज जो बनी थी, जो पुराने बिलीव्स थे, उनको चैलेंज करती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर किसका है, ऑफ ने बताया साइंस का है। और इस कैरेक्टर के लिए वर्ब आ गया, कैरेक्टर लीन करता है। देखो, लीन समझो, अगर कोई पर्सन या कोई चीज लीन करती है किसी चीज की तरफ, मतलब उस चीज को फेवर करती है, उस चीज की तरफ उसका रुझान होता है। जैसे हम नॉर्मली टूवर्ड्स बोलते हैं, जैसे आवर कंपनी लीन्स टूवर्ड इनोवेशन। तो हमारी कंपनी का हमेशा फेवर करती है इनोवेशन को, कि कुछ नया हो। आई लीन टूवर्ड वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब मैं घर में रहकर काम करने को ज्यादा प्रिफर करता हूं। तो आई लीन टूवर्ड वर्किंग फ्रॉम होम, कोई लीन करता है तो साइंस लीन करती है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई टू का ऑब्जेक्ट है ओपननेस, ओपननेस को लीन करती है। फिर यहाँ पे देखो अलग अलग और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दिखाए गए हैं कि वो किस चीज की तरफ लीन करती है। टू न्यू एविडेंस पे लीन करती है, एंड इमर्जिंग और इमर्ज होते हुए फैक्ट्स पर लीन करती है। यहाँ पर
टू का ऑब्जेक्ट ये फैक्ट्स है, और फैक्ट्स कैसे हैं, इमर्ज हो रहे फैक्ट्स। देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि मॉडिफाई कर रहा है फैक्ट्स को, किस प्रकार के फैक्ट्स, इमर्ज होते हुए फैक्ट्स। इट्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, साइंस की एबिलिटी। साइंस की एक क्षमता है क्या करने की, टू बी एजाइल, एजाइल होने की। एजाइल होने का मतलब क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होना, बहुत फ्लेक्सिबल होना, चेंज होना। टू पिवट एंड शिफ्ट, पिवट करने का भी मतलब ऐसा ही होता है कि आप किसी एक डायरेक्शन में जाने लग जाते हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हो या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हो, फोकस बदल जाता है आपका, यानी आपने पिवट किया। जैसे आई पिवटेड टूवर्ड अ न्यू करियर, मतलब मैंने एक नए करियर की तरफ एक बदलाव किया, मैं नए करियर की तरफ गया। ही पिवटेड द कॉन्वर्सेशन टू पॉलिटिक्स, वो कॉन्वर्सेशन को एक नई डायरेक्शन दे गया और पॉलिटिक्स की ओर ले गया कॉन्वर्सेशन को। तो पिवट करना मतलब डायरेक्शन चेंज करके कहीं और जाना होता है। तो साइंस की एबिलिटी है कि वो पिवट करती है और शिफ्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, टू प्रेपरेशन बताएगी। न्यूअर गाइडलाइंस, न्यूअर गाइडलाइंस की तरफ चली जाती है, क्योंकि मतलब वो एक नई गाइडलाइन देने लग जाती है, नई गाइडलाइंस देने लग जाती है कि ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो पुरानी जो फाइंडिंग्स थी, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, अब नए एविडेंस के हिसाब से वो गाइडलाइंस, उसकी नई गाइडलाइंस आ जाएंगी कि अब ऐसा करो, साइंस बोलेगी ऐसा करो, ऐसी आपको एविडेंस मिले हैं, उस हिसाब से चीजें बदलेंगी। इज, ये इज देखो क्या है, ये इज एबिलिटी के लिए यहाँ पे वर्ब आया है, ये एबिलिटी है, क्या है, देयरफॉर, इसीलिए, एब्सोल्युटली क्रूशल, बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन अगर करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट्स एबिलिटी, इट्स पोजेसिव डिटर्मिनर है जो साइंस की तरफ इशारा कर रहा है कि साइंस की एबिलिटी। अब एबिलिटी है, ये यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, एबिलिटी सब्जेक्ट, मेन वर्ब है इज, और ये एबिलिटी क्या है, क्रूशल है, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, क्रूशल है, प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है ये, जो कि एक एडजेक्टिव है। एबिलिटी क्रूशल है, और एबिलिटी है किस चीज की, एबिलिटी दरअसल है क्या, वो बताने के लिए एबिलिटी को मॉडिफाई किया इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ने। ये सब इन्फिनिटिवल फ्रेजेस ने बताया, मॉडिफाई किया एबिलिटी को, एजाइल होने की, पिवट करने की, शिफ्ट करने की। तो ये जो टू थे ये इन्फिनिटिव पार्टिकल थे, इन्फिनिटिव का पार्ट थे, और ये जो टू आया यहाँ पे ये एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि शिफ्ट कहाँ होना है, पिवट कहाँ होना है, कहाँ जाना है, शिफ्ट होकर टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है, न्यू गाइडलाइंस की तरफ जाना है। न्यूअर, न्यू एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है ये, न्यूअर गाइडलाइंस, और टू का असली ऑब्जेक्ट है गाइडलाइंस। फिर एबिलिटी का वर्ब आ गया इज, एबिलिटी है, क्या है, देयरफॉर। देयरफॉर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है जो आगे कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है कि एबिलिटी इसलिए क्या है, क्रूशल है, क्रूशल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया, और एब्सोल्युटली क्रूशल, एब्सोल्युटली यहाँ पर एक इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर जो इंटेंसिफाई कर रहा है क्रूशल को, क्रूशल की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है कि बहुत ज्यादा क्रूशल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको मीनिंग और ग्रामेटिकली हो क्या रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब कुछ अच्छे से पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री रीसेंट बैन, स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल ही में हुआ बैन ऑन 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, ये एफडीसी ड्रग्स 16 तरह के 16 एफडीसी ड्रग्स के ऊपर हाल ही में अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। कम्स ऑन द एविडेंस, ये इस सबूत पे आधारित है दैट दीज ड्रग कॉम्बिनेशंस की, ये जो ड्रग कॉम्बिनेशंस है लैक करते हैं, इनमें कमी है। किस चीज की कमी है, थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन, थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन की कमी है। थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन क्या होता है, जस्टिफिकेशन मतलब जब आप बताते हो ये सही है, ऐसा बिल्कुल सही है और ये इस वजह से सही है, आप रीजन बताते हो, किसी चीज को जस्टिफाई करते हो, तो यही होता है ना जस्टिफिकेशन, जब आप किसी चीज को सही ठहराते हो। तो थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि मेडिकली कोई रीजंस बता रहे हो आप कि ये कारण है, इस कारण से ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो किसी चीज का थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आप क्लिनिकली रीजन बता रहे हो, कोई एविडेंस दिखाकर आप ऐसा बता रहे हो कि ये ट्रीटमेंट सही है क्योंकि इस ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट्स आते हैं, और जो साइड इफेक्ट्स है वो साइड इफेक्ट्स को ये आउटवे कर देते हैं, ये बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन। जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला ये एंटीबायोटिक ले लो,
क्यों ले लो? क्योंकि उसको ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। तो थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन यहाँ पर क्या है कि एंटीबायोटिक की जरूरत है इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको है। तो ये थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन है कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो है थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन की कमी है इन एफडीसीज में, मतलब ये आपको पता है। और आर डीम्ड, इनको डीम किया जाता है इरेशनल, ठीक है, और अनसेफ या अनसेफ, डीम पता होना चाहिए पहले। आप किसी चीज को, एन FDC is a drug containing 2 or more active pharmacological ingredients combined in a fixed ratio in a single dosage। यहाँ पे बताया गया है कि FDC क्या होता है। ये एक ड्रग होती है जिसमें शामिल होता है, जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कोई चीज फार्माकोलॉजिकल है मतलब वो किसी ना किसी तरीके से साइंटिफिक स्टडी जो होती है ड्रग्स की उससे रिलेटेड है या उनके यूज से रिलेटेड है। मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे घटक हैं जो फार्माकोलॉजिकल है, मतलब औषधीय है। फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक्टिव, उनमें सक्रिय होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं, मिले जुले होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। मतलब जैसे 2 सब्सटेंसेस हैं या 3 है या 4 हैं, तो इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, फिक्स्ड अनुपात में होते हैं। इन अ सिंगल डोसेज, एक ही खुराक के अंदर अलग अलग 2 और मोर एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, एक ही डोसेज के अंदर, एक ही खुराक के अंदर। इस ड्रग को कहते हैं एफडीसी। यहाँ पे सब्जेक्ट है एफडीसी, इस लिंकिंग वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया ड्रग। और ये ड्रग कैसी है? कंटेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटेनिंग के बाद कंटेनिंग का ऑब्जेक्ट है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं? 2 और मोर न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो गए, एक्टिव है वो और फार्माकोलॉजिकल है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए, ठीक है। और फिर इंग्रेडिएंट्स को मॉडिफाई किया है इस पास्ट पार्टिसिपल ने, कंबाइंड ने, जो कि कंबाइंड होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, तरीका क्या है कंबाइन होने का, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया। इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। और कैसे, कहां पे होते हैं? इन अ सिंगल डोसेज। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया कि एक ही खुराक में होते हैं। These were meant to improve, कोई चीज meant to होती है मतलब उसका मकसद यही होता है। ये किस लिए थी? एफडीसी जो है ये किस लिए होती है? इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इन क्रॉनिक कंडीशंस में, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको नॉर्मली टीबी कहते हैं। सो ट्रीटमेंट कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लाई करना मतलब होता है ओबे करना, रूल्स को ओबे करना, उसी से बना कंप्लायंस, मतलब एन एक्ट ऑफ ओबेइंग द रूल्स, मतलब किसी की बात मानना। और ट्रीटमेंट क्या होता है? इलाज। तो किसी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज चल रहा है, तो इलाज के दौरान उसको दवाइयाँ लेनी है, कब कब लेनी है, डोसेज किस प्रकार है, कितनी बार लेनी है और किस फ्रीक्वेंसी में लेनी है, ये सब प्रॉपरली फॉलो करना, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉपर फॉलो करने को ही ट्रीटमेंट कंप्लायंस कहते हैं। कि एक पेशेंट कितना कंप्लाई कर रहा है, कितना ओबे कर रहा है इन रूल्स को। ट्रीटमेंट प्लान जो है, क्रॉनिक कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी बीमारियां जो कि लंबे टाइम तक चलती है, उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, महीनों सालों तक चलता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसी कंडीशंस में ट्रीटमेंट कंप्लायंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो टाइम पर दवाई ले, सही मात्रा में ले, सही तरीके से ले, और जो भी डाइटरी उसको एडवाइस दी गई है उसको भी फॉलो करे। ये होता है ट्रीटमेंट कंप्लायंस। तो ऐसा उसको इम्प्रूव करने का मकसद होता है इनका। क्या करके? बाय रिड्यूसिंग, कम करके, द पिल बर्डन को कम करके। पिल बर्डन मतलब बहुत सारी दवाइयां, 4-5 तरह की दवाई लेने के बजाय वो सारी मिक्सचर एक ही में बना दी, तो उसको कम पिल्स लेनी पड़ेंगी ना, फिर पिल्स कम लेनी पड़ेंगी। एफडीसी का ये फायदा होता है कि आपको कम पिल्स लेनी पड़ती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, बाय इम्प्रूव्ड थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, और कभी कभी ये भी फायदा हो जाता है कि उनकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है, मतलब उसका जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो भी आपकी बीमारी को ठीक करने में जो फायदा, जितना इफेक्ट है उसका इफेक्टिवनेस जो है वो और बढ़ जाता है कभी कभी एफडीसीज के माध्यम से। सब्जेक्ट यहाँ पर दीस, जो कि प्रोनाउन है, वर मेंट टू इम्प्रूव, बी मेंट टू, ये एक फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब होता है सपोज टू या इंटेंडेड टू। इनका मकसद क्या होता है? इम्प्रूव करना, ये इन्फिनेटिव है, इम्प्रूव।
इम्प्रूव का ऑब्जेक्ट है ट्रीटमेंट कंप्लायंस, और कहाँ पे इम्प्रूव करना है इनने बताया, क्रोनिक कंडीशंस में करना है, ब्रैकेट्स के अंदर बताया गया जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया। और मेथड क्या है कम करने का, नहीं इम्प्रूव करने का इस कंप्लायंस को, बाय मेथड बताने की प्रेपोजिशन। बाय का ऑब्जेक्ट जेरेंट फॉर्म में एक वर्ब बन के आ गया है। रिड्यूस का ऑब्जेक्ट है बिल बर्डन, एंड समटाइम्स फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला एडवर्ब, कभी कभी बाय फिर से मेथड वाली प्रेपोजिशन। बाय का ऑब्जेक्ट थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, और कैसी, वो जो इंप्रूव हो चुकी है, पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स स्पीड थिंग्स अप। हाउएवर, हालांकि कंजंक्टिव एडवर्ब, इररेशनल कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशन जो अनरीजनेबल हैं, सही नहीं है, कम ज्यादा हो गया। बिसाइड्स बीइंग इनइफेक्टिव, वो इनइफेक्टिव तो हो ही सकते हैं, इनइफेक्टिव होना मतलब अप्रभावी होना, उनका कोई प्रभाव ना होना, कोई फायदा ना होना। ये होने के साथ साथ कैन ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड हार्मफुल, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव अगर कोई चीज है मतलब वो फायदा देती है, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब फायदा नहीं देती, उल्टा कर देती है, उल्टा ही असर हो गया। हार्मफुल है मतलब हानिकारक, हानिकारक और काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। कोई चीज काउंटर प्रोडक्टिव है मतलब आप कर तो रहे हो उस चीज को फायदा करने के लिए, लेकिन उल्टा वो नुकसान हो रहा है उसका, तो वो चीज हो गई काउंटर प्रोडक्टिव। दिस इज शाउटिंग एट चिल्ड्रन इज ऑफन काउंटर प्रोडक्टिव, आप बच्चों पे चिल्लाते हो सुधर जाएं, उल्टा और बिगड़ते हैं, वो चिल्लाना अच्छा नहीं होता, वो आदी हो जाते हैं, ठीक है, चिल्लाने वाले लोगों से। तो काउंटर प्रोडक्टिव अगर कोई चीज हो गई है मतलब उसका फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर, लेटेस्ट ऑर्डर आया है, लेटेस्ट आदेश के मुताबिक, ऑल स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये सब जो है आर टू एंश्योर, इन्हें एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कार्यान्वयन, कोई चीज आपके पास आई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको लागू करना है, उस चीज को फोर्स में लाना है। एंड कंप्लायंस, और इनको कंप्लायंस भी इंश्योर करना है, कंप्लायंस मतलब रूल्स को फॉलो करना, अभी हमने देखा था। विद द रीसेंट नोटिफिकेशन, जो नई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, जो नई सूचना ये आई है, इसके मुताबिक चलना है, कंप्लाई करना है, रूल्स को फॉलो करना है, इसके मुताबिक चलना है, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स कौन है, इनकी ड्यूटी है कि इनके स्टेट के अंदर फार्मेसीज कैसे ऑपरेट कर रही हैं, कैसे ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करना है, मॉनिटर करना है सब कुछ। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेट करती है चीज़ों को, देखती है कि रूल्स सही से फॉलो हो रही हैं कि नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करती है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये काम होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इनको इंश्योर करना है कि रूल्स और रेगुलेशंस ढंग से फॉलो हो रही हैं। इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं, ये पेनल्टीज इम्पोज करते हैं या इलीगल प्रोडक्ट्स को सीज कर लेते हैं जब भी जरूरत पड़े। साथ ही साथ इनको करना है सब इंश्योर कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। यहाँ पे सारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स और ये सब जो डिपार्टमेंट्स है, ये सब सब्जेक्ट हो गए। वर्ब है आर, इनको इंश्योर करना है इन्फिनिटिव। इंश्योर का ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और कंप्लायंस भी इंश्योर करना है इनको। कंप्लायंस किसके साथ, इतने बताया। इंस्ट्रक्शंस मस्ट ऑल्सो बी सेंट, निर्देश भेजे जाने चाहिए किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, इंपोर्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इंडिविजुअल फार्मेसीज को भी भेजे जाने चाहिए। क्या करने के लिए, रोक दो स्टॉकिंग को। स्टॉकिंग करना मतलब सामान को अवेलेबल रखना, किसी चीज का स्टॉक मौजूद रखना अपने स्टोर में। एंड सेलिंग द बैंड एफटीसीज, और एफटीसीज जो है जिनको जो बैन हो चुकी हैं उनकी बिक्री को बंद भी करना है। यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस है, इंस्ट्रक्शंस को भेजा जाना चाहिए। कहाँ भेजा जाना चाहिए, मैन्युफैक्चर बनाने वाले, इंपोर्टर्स दूसरे देश से इस देश में लाने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मैन्युफैक्चर या इंपोर्टर से लेकर होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाते हैं या फार्मेसीज तक पहुंचाते हैं मेडिसिन को। इंडिविजुअल फार्मेसीज तक भी इंस्ट्रक्शंस पहुंची जानी चाहिए ताकि वो स्टॉकिंग को रोके, सेलिंग को रोके, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री इज क्रैकिंग डाउन ऑन एफटीसीज। ये पहली बार नहीं है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो क्रैक डाउन कर रहा है एफटीसी पे। क्रैक डाउन करने का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना किसी चीज के खिलाफ, कि कोई चीज गलत हो रही है और आप फिर क्रैक डाउन कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हो उस पर। जैसे द गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की ट्रैफिकिंग पे गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया। ट्रैफिक वायलेशंस पे क्रैक डाउन होना चाहिए, ऐसे क्रैक डाउन का यूज होता है। अ डिटेल्ड साइंटिफिक रिव्यू, साइंटिफिक रिव्यू होना चाहिए
साइंटिफिकली चेक करना चाहिए चीज़ों को, इज अंडरटेकन, एक साइंटिफिक रिव्यू अंडरटेक किया जाना चाहिए। साइंटिफिकली आप देखो चीज़ें काम सही है कि नहीं, एविडेंस के हिसाब से चलो। बिफोर दीज डिसीजंस टू बैन एफडीसीज आर टेकन, इन एफडीसीज को बैन करना है नहीं करना है, इनके फैसलों को लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक रिव्यू करना चाहिए। डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को बोलो कि वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, ये चीज़ें बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फायदा है कि नहीं, थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस इनकी कितनी है या नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो रही है चीज़ें, ये सब। इन मार्च 2016 में सरकार ने बैन कर दिया अ वॉपिंग नंबर ऑफ ओवर 330 एफडीसी ड्रग्स। वॉपिंग, जब भी आपको किसी नंबर को, किसी चीज को बहुत बड़ा दिखाना हो तो आप वॉपिंग बोल दो। ही पेड अ वॉपिंग 1 लाख रुपीज फॉर द फोन। वॉपिंग ने क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपए दे दिए उसने। ही स्कोर्ड अ वॉपिंग 98% इन द एग्जाम। 98%। जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा दिखा रहे हो ना तो आप उसमें वॉपिंग लगा देते हो। जैसे यहाँ पे बड़ा दिखा रहे हैं कि 330 एफडीसी ड्रग्स को बैन किया गवर्नमेंट ने ऑन द ग्राउंड। किस आधार पे, दैट दे वर इरेशनल थी विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने जब बैन किया तो कैसे किया, इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन किया, मतलब बैन करते ही बैन ही हो गई, तुरंत बैन हो गई। प्रतिबंध ऐसा लगाया जो बिल्कुल तत्काल प्रभाव हुआ जिसका। While FDCs offer the advantage of reduction, देखो FDCs के फायदे क्या है, रिडक्शन हो जाता है, कमी आ जाती है इन द नंबर ऑफ पिल्स, जो भी हमने देखा था, पिल्स कम लेनी पड़ती है आपको फिर, ऑफ सर्टेन बेनिफिट टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स, जिससे कि जरूर कुछ फायदा तो होता है, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनको, कुछ श्रेणियों के जो रोगी हैं उनको जरूर फायदा होता है। देयर आर सम इननेट इश्यूज एज वेल, लेकिन कुछ इननेट इश्यूज भी होते हैं। इननेट मतलब जन्मजात, जो जन्म से ही इश्यूज है। पेशेंट्स माइट नीड, रोगियों को जरूरत पड़ सकती है अलग अलग तरह के टाइट्रेशंस की। अब ये टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब है कि आप जब डोज को ना एडजस्ट करते हो, कम या ज्यादा करते हो इस हिसाब से कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है, तो वो टाइट्रेशंस है। डोजेस की टाइट्रेशंस जो है, कुछ पेशेंट्स को टाइट्रेशंस की जरूरत पड़ सकती है कि उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर ड्रग कम करना है, ये वाला ज्यादा करना है, ये वाली दवाई ज्यादा देनी है, ये वाली दवाई कम देनी है। इम्पॉसिबल विद एफडीसीज, जो कि एफडीसीज के साथ इम्पॉसिबल है। आप सोचो कैसे, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रेशियो में है ना, अलग अलग ड्रग जो है एफडीसीज के अंदर वो फिक्स्ड रेशियो में है, सब अलग अलग जो है, उसमें आप कम ज्यादा तो कर नहीं सकते कि ये वाला कम कर दो, ये वाला इंग्रेडिएंट कम कर दो, ये वाला ज्यादा कर दो, क्योंकि वो तो कंबाइन है, फिक्स्ड है, तो टाइट्रेशंस पॉसिबल नहीं है। पेशेंट्स माइट डेवलप एलर्जीज, पेशेंट्स को एलर्जीज हो सकती है, बट इट विल नॉट बी क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं होगा, साफ पता नहीं चलेगा व्हाट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल कुछ भी दवाइयों से रिलेटेड, कौन सी दवाई, कौन सी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो थी उस एफडीसी में, दे आर रिएक्टिंग टू, जिससे वो रिएक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हुई है, पता ही नहीं चल पाएगा, एफडीसी ले रहा है वो। इट इज ऑल्सो क्लियर, ये भी साफ है कि सारे पेशेंट्स में नॉट एक्चुअली नीड ऑल द ड्रग्स इन द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ड्रग्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर पेशेंट को सारे ही ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी जो जो इस कॉम्बिनेशन में, जिससे क्या होगा, एक्सपोजिंग देम टू अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स, जिससे वो एक्सपोज हो जाएंगे अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स को। मतलब कुछ ऐसी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी उनको जरूरत नहीं है, उस कॉम्बिनेशन में जो है कुछ ड्रग्स उनकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत है नहीं फालतू में, उन वाले जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो और अलग से हो जाएंगे, फायदा तो है नहीं, साइड इफेक्ट्स और अलग से आ रहे, तो ये सब हुए नुकसान एफडीसीज के। अब फर्दर पोटेंशियल हार्म, और भी आगे एक संभावित नुकसान एग्जिस्ट करता है, मौजूद है एफडीसीज में, एंटीबायोटिक्स की जो एफडीसीज हैं। 2016 में 19% ऑफ द 330 एफडीसी, जो 330 एफडीसी बैन हुई थी ना, उसमें से 19% एंटीबायोटिक्स थी। देयर इज इनफ एविडेंस, काफी सबूत है ये दिखाने के लिए कि इरेशनल एंटीबायोटिक एफडीसी ड्रग जो होता है, उसका जो यूसेज होता है, उसका इस्तेमाल जो है, लीड्स टू, आपको कहाँ लेकर जाता है, या एग्जैसरबेट कर देता है। किसी चीज को एग्जैसरबेट करने का मतलब उस चीज को वर्सन कर देना, पहले से और खराब कर देना। किसको खराब कर सकता है एफडीसी ड्रग का यूसेज? द ग्रोइंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम इन द कंट्री, बढ़ता हुआ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है जो कंट्री में। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका मतलब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर, ये कब होता है?
जब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं मेडिसिन के प्रति। मतलब रेजिस्टेंट हो जाने का मतलब क्या है कि फिर दवाइयाँ इन पर असर ही नहीं करती, बैक्टीरिया पे, वायरस पे या फंगाई पे दवाइयाँ बाद में असर ही नहीं करती है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक पेशेंट को अगर कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन है, उसको एक एंटीबायोटिक दिया, ज्यादातर बैक्टीरिया उससे मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हो गए रेजिस्टेंट, और ये बैक्टीरिया फिर हो जाते हैं मल्टीप्लाई, और फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है। यही प्रॉब्लम है, ये बढ़ रही है कंट्री में। While the government has taken a positive step, गवर्नमेंट ने तो एक सही स्टेप लिया है, क्या करके, बैन करके इन एफडीसीज को। Its work has just begun, लेकिन उसका काम यानी सरकार का काम अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। In many instances, यानी बहुत सारे केसेस में जो इतिहास में पास्ट में हमने देखे हैं, स्टॉक्स ऑफ बैन ड्रग्स, जो ड्रग्स बैन हो चुके हैं ना, उनके स्टॉक्स वर स्टिल बीइंग सोल्ड, फिर भी बेचे जा रहे थे फार्मेसीज में, बिकॉज द मैसेज हैड नॉट परकुलेटेड डाउन, क्योंकि मैसेज ने परकुलेट डाउन नहीं किया था। यहाँ पे परकुलेट डाउन का मतलब है धीरे धीरे फैल जाना, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक सिस्टम है, उसमें सारे जो ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स तक वो इन्फॉर्मेशन का पहुंच जाना। तो ये जो मैसेज है, कौन सा मैसेज, कि कुछ एफडीसीज अब बैन हो गई है, बैन हो गए हैं कुछ ड्रग्स, ये जो मैसेज है इसने परकुलेट डाउन नहीं किया, मतलब ये सारे लेवल्स तक नहीं पहुंचा, कुछ लोग अनअवेयर रह गए, और जो ड्रग्स बैन हो चुके थे वो भी बिकते रहे। द इंफॉर्मेशन परकुलेटेड डाउन टू द एम्प्लॉइज, इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज तक पहुंच गई, सारे लेवल्स तक कुछ चीज पहुंच जाती है, फैल जाती है, मतलब वो परकुलेट करती है। While staying solidly on the side of evidence-based medicine, to be frank, my mouth has begun to hurt now, right? I've got so many classes as well, but I'm going to have to complete this editorial. The government must also activate, government को activate कर देना चाहिए अपनी monitoring को और supervision को। Monitoring मतलब track करना, देखते रहना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। Supervision यानी उनको सुपरवाइज करना, मैनेज करना, उनको बताना कि काम कैसे करना है, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना उनको। अपनी आर्म जो उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन की आर्म है उसको एक्टिवेट कर देना चाहिए। क्यों? इन ऑर्डर टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, एफडीसीज जो कुछ गलत एफडीसीज है उनको बैन किया गया है, तो बैन करने के जो फायदे हैं फ्रॉम द बैन रीच द लास्ट माइल, वो लास्ट माइल तक पहुंचे, मतलब सब तक पहुंच जाए, लास्ट तक पहुंच जाए, सबको फायदा मिले इसका। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो लेसन्स मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। अपनी सपोर्ट मुझे दिखाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, राइट, बट यू शो मी योर सपोर्ट। इट्स ऑल्सो अ वे टू थैंक मी और गिव मी a reward for whatever I'm doing here. So we'll speak in the next video lesson. Take care. Bye for now.